नमस्कार, मैं हूं एसएल बागड़ी और आप देख रहे हैं फ्यूचर कैरियर चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समास। जी हाँ दोस्तों, समास शब्द सम प्लस आस दो शब्दों से मिलकर बना है। सम सम यानी समीप, नजदीक, और आस स्थापित करना, अर्थात जब दो शब्दों को जिस प्रकार संधि के अंदर दो वर्ण आपस में संयोग करते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, उसी प्रकार से समास के अंदर दो शब्द आपस में जुड़ करके और मिलकर के किसी बड़े शब्द का संक्षिप्तीकरण करना, शॉर्ट में उसको कहना, वही समास कहलाता है। देखिए दोस्तों, जरा उदाहरण से देखते हैं अपन। जैसे रसोई के लिए घर। अब यहाँ पर एक वाक्य दिया है और इस बड़े वाक्य को संक्षेप में अगर लिखें तो इसको लिख सकते हैं अपन रसोई घर। अर्थात यहाँ पर रसोई घर ये एक समस्त पद हो गया, समस्त पद। और रसोई के लिए घर ये हो गया हमारा समास विग्रह, समास विग्रह। आप देखते हैं हिंदी के अंदर समास के भेद कितने होते हैं। देखिए, संस्कृत के अंदर समास के 4 भेद होते हैं, लेकिन हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं समास। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय होता है और कर्मधारय का भेद द्विगु होता है। तो इस तरीके से 4 होते हैं ये संस्कृत के अंदर। अब 6 प्रकार के समास के भेदों को एक बार देख लेते हैं। देखिए, अब तक द्वंद्व बहु कर दिया, तो यहाँ ऐसे बना हमारा अव्ययी भाव, तैसे बना तत्पुरुष, दैसे द्वंद्व, वैसे बहुव्री, कैसे कर्मधारय और दी से बना हमारा द्विगु। तो इस तरीके समास के 6 भेद होते हैं। अब देखिए, पहला समास है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के अंदर पहला पद, यानी प्रत्येक समास के अंदर 2 पद होते हैं, संधि के अंदर भी 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक पर पद। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास में पहले पद की प्रधानता होती है, यानी पहला पद यहाँ पर प्रधान होता है। उसी प्रकार से तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पहला पद और तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। कई बार कंपटीशन पूछा जाता है कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास के अंदर दूसरा पद प्रधान होता है। और किस समास में पहला पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास के अंदर। आगे देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के अंदर पहला पद भी और दूसरा पद भी, यानी दोनों पद प्रधान होते हैं इसके अंदर, पहला और दूसरा। बहुव्री समास के अंदर पहला और दूसरा पद दोनों ही गौण रहते हैं, यानी पहला पद और दूसरा पद दोनों ही गौण रहते हैं, यानी इसमें पहला और दूसरा पद छोड़ करके और किसी अन्य विशेष अर्थ वाले अन्य पद की प्रधानता होती है, अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, और वो बहुव्री समास होता है। अगला है कर्मधारय। कर्मधारय समास के अंदर प्रथम पद में प्रथम पद विशेषण होता है। इसमें पहले पद के अंदर विशेषण की प्रधानता होती है, यानी पहला पद इसमें विशेषण होता है और दूसरा पद इसमें विशेष्य होता है, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। अगला समास हमारा द्विगु। द्विगु में प्रथम पद संख्यावाची, यानी संख्या होती है प्रथम पद में, पूर्व पद संख्यावाची होता है इसके अंदर। तो इस तरीके से अपन ने इनकी परिभाषा पहचान देगी कि अव्ययी भाव में पहले पद की प्रधानता, तत्पुरुष में दूसरे पद की प्रधानता, द्वंद्व समास के अंदर पहले और दूसरे यानी दोनों की, इसमें देखो द्वि दो, दो बार आ रहा है, तो ध्यान रखेंगे इससे दोनों पदों की प्रधानता होती है। बहुव्री में गौण रहते हैं दोनों पद ही, यानी पहला दूसरा पद को छोड़ करके कोई विशेष पद की, विशेष अर्थ की प्रधानता होती है, तो वहां पर बहुव्री समास होता है। उसी प्रकार कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है।
द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। चलिए आगे इसका ट्रिक देख लेते हैं अपन एक बार। ट्रिक, तत्पुरुष में कारक चिन्ह, तत्पुरुष के अंदर कारक चिन्ह आता है। तत्पुरुष में कारक चिन्ह द्वंद्व में लगता और अव्ययी में अव्यभाव रही, बहुव्रीहि में अर्थ निकलता और संख्या द्विगु में है होती, प्रथम विशेषण कर्मधारय के माही। तो दोस्तों शायद आपको इसको पढ़ने के बाद में परिभाषा बिल्कुल क्लियर आपकी हो गई होगी, आपके दिमाग में इसको समझने के लिए एक भाव जो बनता है वो बन गया होगा कि तत्पुरुष में कारक चिन्ह, कि हमारे जो कारक चिन्ह होते हैं ने, को, से, द्वारा, के लिए, काके की, में, पर, ये जो कारक चिन्ह है ये सारे कारक चिन्ह इसके अंदर तत्पुरुष समास में आते हैं। द्वंद्व में लगता और, जहाँ और शब्द आ जाए जैसे माता और पिता, राधा और कृष्ण, पाप और पुण्य, लाभ और हानि, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। अव्ययी में अव्यभाव रहे, जहां पहला पद अव्यय हो या कोई उपसर्ग आ जाए तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। अव्यय जिसके अंदर कोई व्यय नहीं हो, कोई परिवर्तन नहीं हो, किसी प्रकार का विकार नहीं हो, उसको अव्यय शब्द कहते हैं। बहुव्रीहि में अर्थ निकलता और बहुव्रीहि समास के अंदर पहला दूसरे पद को छोड़कर अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे दशानन, 10 है मुख जिसके वह, तो यहाँ पर 10 की भी प्रधानता नहीं है और आनंद की भी प्रधानता नहीं है, और इसका अन्य अर्थ है रावण, अर्थात रावण। इसी प्रकार से अगला है संख्या द्विगु में है होती, और द्विगु समास के अंदर पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे चौराहा, चौ संख्यावाची है, शताब्दी तो सत यानी 100, चौ यानी 4, पहला पद जहां पर त्रिकोण तो त्रि पद संख्या है, चौपाया, चौ यानी 4, तो इस तरीके से पहला पद जहां संख्यावाची हो वहां पर द्विगु समास होता है। प्रथम विशेषण कर्मधारय के माही, महापुरुष, तो यहाँ पर पुरुष कैसा है, महान है, तो यह महाशब्द जो है विशेषण है और पुरुष विशेष है। उसी प्रकार से नील कमल, कमल कैसा है, नीला है, नीला पद इसमें विशेषण है और कमल इसमें विशेष है। तो पहला पद जहाँ विशेषण हुआ कर्मधारय समास होता है। चलिए अपन ने देखा ट्रिक, आगे देखते हैं। पहला समास हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के अंदर अपन ने देखा अव्ययी में अव्यय भाव होता है, तो इसमें अव्यय पद की प्रधानता होती है। पहला पद इसके अंदर अव्यय होता है और प्रथम पद प्रधान होता है इसके अंदर। प्रथम पद या पूरा पद, या तो पहला पद अव्यय होगा या पूरा समस्त पद भी अव्यय हो सकता है, या प्रथम में इसमें शुरू में प्रारंभ में इसमें उपसर्ग होता है। एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, जैसे एक शब्द 2 बार आए, पल पल, घर घर, है ना, तो वहां पर द्विरूक्त शब्द जैसे हो। एक शब्द की पुनरावृत्ति यानी द्विरूक्त, एक शब्द को अगर 2 बार कह दिया हो, 2 बार अगर वो आ जाए तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास के अंदर एक तो प्रथम पद की प्रधानता होती है, पहला पद प्रधान होता है, प्रथम पद या समस्त पद इसमें अव्यय होता है, या प्रारंभ में इसमें उपसर्ग होता है, अथवा एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, बार बार द्विरूक्त यानी 2 बार एक शब्द आ जाए तो वहां पर अव्यय भाव समास होता है। अब इसके उदाहरण देख लो, जैसे यथाशक्ति, यहाँ पर देखिए यथा अव्यय शब्द है, प्रति अव्यय शब्द है, स अव्यय शब्द है। उसी प्रकार से प्र, दर, और यहाँ पर द्विरूक्त शब्द पुनरावृत्ति हो रही है, घर घर 2 बार आ रहा है, पल पल, तो देखिए इसका समास विग्रह, यथाशक्ति का समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, प्रति क्षण का हो जाएगा हर क्षण, सप्रसंग अर्थात प्रसंग सहित, घर घर प्रत्येक घर, दर असल असल में, और प्रत्यक्ष से अक्षी के आगे। तो दोस्तों इस तरीके से अपन ने पढ़ाई अव्ययी भाव समास। और अगला समास है हमारा तत्पुरुष समास। देखिए सब तत् प्लस पुरुष, इसमें पहला पद या तो संज्ञा या विशेषण के रूप में होता है
और दूसरा पद इसके अंदर यानी पर पद प्रधान होता है। पहला पद अव्ययी भाव समास में और दूसरा पद तत्पुरुष समास के अंदर प्रधान होता है। इसमें कारक चिन्ह यानी कर्ता को छोड़कर और संबोधन को छोड़कर पहला और आठवां, 8 प्रकार के होते हैं हिंदी के अंदर कारक, तो पहले और आठवें को छोड़कर जो शेष है, जैसे कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण, इनको छोड़ करके बाकी अन्य चिन्हों का प्रयोग होता है जब इसका समास विग्रह करते हैं शब्दों का। तो देखिए इनका जो उदाहरण दिए गए इनका समास विग्रह कैसे होगा। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है, जैसे दे दिया वनवास, अब इसमें दे दिया कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। अपन कैसे पहचान करेंगे कि जैसे हमारे कारक चिन्ह होते हैं, कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक होना, संबंध काके की और अधिकरण में पर। तो यहाँ पर वन में वास, इसका समास विग्रह अपन को आता है तो अपन बता सकते हैं कि इसके अंदर अधिकरण तत्पुरुष है। जैसे दे दिया रसोई घर, रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, तो के लिए आ जाएगा संप्रदान के लिए, तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष होगा। जैसे दे दिया राष्ट्रपति, तो राष्ट्र का पति, तो काके क्या रहा है, संबंध तत्पुरुष होगा। तो देखिए पहला है कर्म तत्पुरुष, वन गमन, वन को गमन, वन को गमन, को आ रहा है कर्म तत्पुरुष है इसके अंदर। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, को आ रहा है कर्म तत्पुरुष है। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, कर्म तत्पुरुष। उसी प्रकार से रतन जड़ित, रत्न जड़ित, रतन से जड़ित। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित या रेखा से अंकित, से द्वारा आता है इसका चिन्ह। रोग पीड़ित यानी रोग से पीड़ित, से आ रहा है करण तत्पुरुष। उसी प्रकार से देखिए संप्रदान के उदाहरण, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, के लिए आ रहा है संप्रदान तत्पुरुष है। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला। आप देखिए अपादान तत्पुरुष के उदाहरण, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, कार्य मुक्त, कार्य से मुक्त, सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त। तो इसका चिन्ह होता है से, और इसके अलावा पृथक भाव, से का चिन्ह देखो कर्ण में भी आता है और अपादान में भी आता है, लेकिन अपादान में शर्त होती है कोई वस्तु किसी चीज से पृथक हो रही है। अब यहाँ ऋण से ये क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है, कार्य से मुक्त हो रहा है, सेवा से निवृत्त हो रहा है, तो इस तरीके से पृथक का भाव है इसके अंदर। आगे देखिए संबंध तत्पुरुष, संबंध मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद यानी काके की का चिन्ह इसके अंदर आता है। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। भूकंप, भूका कंपन या भूका कंप, अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण देखिए, में पर है इसका चिन्ह। अधिकरण वनवास, वन में वास, अधिकरण तत्पुरुष है। जलमग्न, जल में मग्न, स्वर्गवास, स्वर्ग में वास। तो इस तरीके से अपन ने देखा तत्पुरुष के उदाहरण। और अगला समास है हमारा द्वंद्व समास। तीसरे नंबर का हमारा समास है द्वंद्व। इसके अंदर अपन ने पढ़ा कि इसके अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं और जब भी इसका समास विग्रह करते हैं तो इसमें और, तथा, या, अथवा इन शब्दों का प्रयोग उसमें करते हैं। इसके अंदर दोनों पदों की प्रधानता होती है। इसके दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, विपरीत होते हैं, जैसे माता पिता, यश अपयश, सुख दुख, इस तरीके से, लेकिन सदैव नहीं होते हैं। अक्सर उदाहरणों में देखा अपन ने कि ज्यादातर इसमें विपरीत होते हैं। ये देखा अपन ने इसकी पहचान। आप देखिए अपन इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे माता पिता। अब इसका समास विग्रह कर लेंगे अपन, माता और पिता, तो इसमें और शब्द जुड़ा हुआ है, यशा अपयश, यश और अपयश, ये हो गया इसका समास विग्रह। शस्त्रास्त्र, इसमें होगा शस्त्र और अस्त्र। देखिए समास विग्रह के अंदर समास
का ज्ञान, समास विग्रह का ज्ञान होना बहुत जरूरी है इसके अंदर। 25, 5 और 20 ये हो गया हमारा द्वंद्व समास और इसके उदाहरण। अब अगला समास देखते हैं 4 नंबर पर, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के अंदर अन्य अर्थ यानी पहले और दूसरे को छोड़कर, इसमें पहला और दूसरा पद दोनों की प्रधानता नहीं होती है और अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। इसके अलावा इसका जब समास विग्रह करते हैं तो इसके अंदर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द इसके अंदर आते हैं जब इसका समास विग्रह करते हैं। देखिए जैसे पहला उदाहरण है त्रिनेत्र। तीन नेत्र हैं जिसके वह। अब अपन दोस्तों देखते हैं तीन है, अपन सोचे संख्या आ गई यहाँ पर और ये संख्यावाची यानी द्विगु समास हो सकता है, लेकिन नहीं। जब इसका अर्थ निकालते हैं, भाव निकलता है इसका, त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके वह, तो यहाँ पर अन्य अर्थ इसका होता है अर्थात शिव। दशानन, 10 आनन है जिसके वह, अर्थात रावण। 10 जिसके मुख है। वाग देवी, वह जो वाक यानी भाषा की, वाणी की जो देवी है, अर्थात सरस्वती। अन्य अर्थ प्रधान है इसके अंदर भी। कपीश्वर, जो कपियों अर्थात बांदरों के ईश्वर है, बांदरों के स्वामी है, अर्थात हनुमान। गिरिधर, वह जो गिरि को, पर्वत को धारण करने वाला है, अर्थात कृष्ण। तो यहाँ पर दोस्तों अपन ने देखा कि पहला पद 3, 10 ये दोनों संख्यावाची हैं, लेकिन अन्य अर्थ की प्रधानता होने के कारण यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अब देखते हैं आगे दोस्तों 5 नंबर पर कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के अंदर जब इसका समास विग्रह करते हैं तो इसमें तो रूपी शब्द का प्रयोग होता है। एक इसके अंदर प्रथम पद विशेषण या उपमेय के रूप में होता है और दूसरा पद विशेष या उपमान के रूप में आता है। तत्पुरुष समास दोस्तों कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही उपभेद है और इसके अंदर भी दूसरा अर्थ ही प्रधान होता है, जैसे तत्पुरुष के अंदर होता है, क्योंकि तत्पुरुष का भेद कर्मधारय है और कर्मधारय का द्विगु होता है। अब देखिए जैसे इसका उदाहरण देखो, मंद बुद्धि। तो बुद्धि कैसी है? मंद। पहला पद विशेषण, मंद यहाँ पर विशेषण है, विशेष है। पुरुष कैसा है? महान। कमल नयन, नयन कैसे हैं? कमल के समान। मुख चंद्र, मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। लाल मिर्च, मिर्च कैसी है? लाल। और नील कमल, कमल कैसा है? नीला। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष शब्द है और मुख चंद्र यहाँ उपमान और उपमेय है। जैसे मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, ये इसका समास विग्रह इस तरीके से होगा। और ये RS 1997 में पूछा है, 1907 में। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि। महापुरुष, महान है जो पुरुष। कमल नयन, कमल के समान नयन, नेत्र जिसके कमल के समान है। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र, यानी मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। और नील कमल, नीला है जो कमल। तो इस तरीके से अपन ने पढ़ा ये कर्मधारय समास। और अगला समास है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास के अंदर पहला पद संख्या, जैसे नाम हमारा द्वि यानी 2, अर्थात इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है और संपूर्ण पद एक संख्या के समाहार का यानी पूरे समूह का, योग का वर्णन करता हो तो वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे त्रिभुवन, अब यहाँ पर लोक, 3 लोगों का समूह, समाहार, त्रिभुवन। इसका समास विग्रह होगा 3 भुवन, अर्थात 3 संसार का समाहार। अगला है चौराहा। चौ, यहाँ पर चौ यानी 4 संख्यावाची है। 3 सप्त यानी 7, 9 यानी 9, द्वि 2 और सत यानी 100। पहला पद संख्यावाची है। चौराहा, 4 राहों का संगम, जहां से 4 रास्ते गुजरते हो वहां पर। अगला है सप्ताह है।
सप्त अहनो, सप्ताह, सप्त यानी 7, अहनो यानी दिनों का समाहार, 7 दिनों का समाहार। अगला है नव रत्न, इसका समास विग्रह होगा नव यानी 9 रत्नों का समाहार। आगे अगला उदाहरण है द्विगु, इसका समास विग्रह होगा 2 गायों का समाहार। और अगला उदाहरण है शताब्दी, शत यानी 100, अब्दी यानी वर्ष, यानी 100 अब्दों का समाहार। तो इस तरीके से दोस्तों अपन ने पढ़ा आज समास के प्रकार और उनके उदाहरण, समास विग्रह सहित। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। दोस्तों इजाज़त लेता हूँ, बस आज इतना ही। जय हिंद।